हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं जो अभी तक पूछे गए हैं पेपर्स में। लास्ट जो 2-3 साल के पेपर हैं वो एनालाइज करके मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाना। और आपको पीडीएफ नोट्स @class12 ESP न्यू ग्रुप टेलीग्राम जो है हमारा चैनल, यहाँ पे सारी पीडीएफ, सारे लेटेस्ट अपडेट्स, वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे। क्वेरी है अगर कोई भी तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है और वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, आप इसको भी ज़रूर विजिट करें। तो उससे पहले आपको बता दूं, 2, 4, 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, वो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं और ये यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आपको दिख जाएगा लेटेस्ट में ही, ठीक है। वरना लिंक आपको दे दी जाएगी। और इस वीडियो में जो एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा ना भाई, इसको आप ज़रूर अच्छे से ध्यान रखना और याद रखना जो भी फैक्ट्स इसमें आएंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन सेंट्रल एशिया? तो सेंट्रल एशिया में इनमें से कौन सा देश है आपसे पूछा जा रहा है, जो आपको बताना है। सबसे पहले है ताजिकिस्तान, उसके बाद है चेचन्या, उसके बाद है यूगोस्लाविया या फिर तुर्की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ताजिकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया में। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है। सबसे पहले लिखा है बर्लिन वॉल को गिराना, फिर है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फिर है इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, फिर है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो इसका सही आंसर होगा 2143। सबसे पहले सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान होता है, फिर उसके बाद बर्लिन की वॉर को गिराया जाता है, उसके बाद सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है और फिर इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल या यूनेस्को? तो सही आंसर होगा सिक्योरिटी काउंसिल। ये इसका ऑर्गन है, ये एजेंसी नहीं है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन नॉट ट्रू अबाउट द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा इट एनकरेजेस सोशलिस्ट इकोनॉमीज। ऐसा ये नहीं करता है, बल्कि ये कैपिटलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करता है। अब एक असर्शन है, एक रीजन लिखा है द कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ऑलवेज नेगेटिव। फिर है समटाइम्स ग्लोबलाइजेशन एनलार्जेस अवर चॉइस एंड समटाइम्स मॉडिफाई अवर कल्चर। तो इसके अंदर क्या है, असर्शन जो दिया हुआ है वो गलत है। हमेशा कल्चर के लिए गलत नहीं होता जो ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन आर जो है वो सही दिया हुआ है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के बारे में सही चीज क्या है? सही चीज है ग्लोबलाइजेशन जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है पॉसिबल हो पाया है। तो ऑप्शन डी पे आप यहां पे क्लिक कर सकते हो। 7th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 1952। गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा या उड़ीसा? तो 1952 में आपका आंध्र प्रदेश क्रिएट होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है हमारे सामने। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ डी ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड मैनी पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सो हमारी सरकार ने 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था। और असर्शन तो ये है और रीजन में लिखा है बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे और उनको चाहिए था कि जो स्टेट्स हैं वो बनने चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो दोनों चीजें सही लिखी हुई हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है हमारे सामने, मैच द गिवन लीडर्स, जो कॉलम ए में नाम लिखा हुआ है, विद देयर पॉलिटिकल पार्टीज। दीनदयाल उपाध्याय, अशोक मेहता, सरदार पटेल, ए.के. गोपालन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ से आते हैं, इसके बाद अशोक मेहता सोशलिस्ट पार्टी से आते हैं, सरदार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के थे और ए.के. गोपालन जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आते हैं। सो वहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन से आपको उसको फिल करना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो जब वो चलाया गया था तो मेन फोकस
किस चीज़ पे था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस ज़्यादा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज वगैरह, पोवर्टी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग इज करेक्ट? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश हुआ, या फिर इसको एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनाया गया? तो ऑप्शन सी सही होगा, 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूएंट मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स। फिर उसके बाद है स्टेटमेंट 2, द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज अचीव्ड देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री इन 2006 व्हेन द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सो इसके अंदर दोनों चीजें सही लिखी हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। Which of the following events made the South Asian region sudden focus of global attention after the Cold War period? एकदम से क्या हुआ था कि भाई साउथ एशिया का जो एरिया है वो सडनली उसका फोकस, मतलब वो एक तरीके से बन जाता है आफ्टर द कोल्ड वॉर पीरियड। तो ये है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन जाते हैं। अगर कोई दो देश न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं तो पूरे दुनिया का फोकस उसके ऊपर चला जाता है। अब एक और मैच द फॉलोइंग है, कुछ टर्म्स दी हुई हैं कॉलम ए में और आपको ऑप्शन जो कॉलम बी के ऑप्शन है उससे उसको मिलाना है। तो इसमें सही आंसर जो है इसका वो ऑप्शन सी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। फिर इसके बाद आपका अगर मैं बताऊं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखता है दुनिया भर में। फिर उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एजेंसी है यूएनओ की, और जनरल असेंबली यूएनओ का एक ऑर्गन है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है पहले क्या बना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि भाई सबसे पहले आपका वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद आपका यूएनओ है, उसके बाद आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, और उसके बाद डब्ल्यूटीओ है, लास्ट में बनता है इसमें से गिवन ऑप्शंस में से। इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन दोज हु आर इकोनॉमिकली वीक, उसको क्या कहा जाता है? सोशल सेफ्टी नेट्स। ठीक है, यानी कि गरीब लोगों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े ग्लोबलाइजेशन का, इसलिए कुछ सेफगार्ड्स होते हैं जिसको सोशल सेफ्टी नेट्स कहा गया है। अब 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है। असर्शन में लिखा है द एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ एमएनसी ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। भाई लग तो सही रहा है। रीजन है द स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शंस एंड कॉन्स्टेंटली विदड्रॉज फ्रॉम सर्टेन डोमेन्स फ्रॉम विच इट विशेस टू। ये भी सही लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा डिफरेंस है, बोथ द असर्शन ए एंड द आर आर करेक्ट। ठीक है, दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन आर जो है वो ए की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है सही तरीके से, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? सो अरेंजिंग फंड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? सही कौन सी स्टेटमेंट है? प्लानिंग आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग के बारे में कौन सा सही लिखा है? सो दे सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर सेक्शन। यस, लेफ्टिस्ट जो होगा लेफ्ट विंग का वो गरीबों के लिए भलाई की बात करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी इन 1969। सो मेन वही रीजन था कि भाई कांग्रेस का जो सिंडिकेट ग्रुप था उसका ज़्यादा दबदबा था, इंदिरा गांधी को ये अच्छा नहीं लगता था, तो इसी वजह से स्प्लिट हो गया। आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? भाई इनकरेक्ट पेयर है, इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं जय जवान जय किसान, ग्रैंड अलायंस है नॉन कांग्रेस पार्टी, पर सिंडिकेट क्या है? अ ग्रुप ऑफ पावरफुल अपोजिशन लीडर्स अगेंस्ट इंदिरा गांधी। नो, सिंडिकेट पावरफुल लीडर्स थे कांग्रेस के ही, सो ये सही हो जाएगा। बीजेपी लेड अलायंस ऑफ 2019, बीजेपी का अलायंस क्या कहलाता है? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हु लेड द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द 1999? भाई इस इलेक्शन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पीएम बन गए थे 2004 तक। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कि क्या सही हो सकता है। जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ भाई सीधा आंसर ये आपके पेपर में दिख सकता है आपको। सबसे पहले है रशियन रेवोल्यूशन का होना, उसके बाद है
अगर हम आगे बढ़ते हैं कि गोरबाचेव जो है वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उसके बाद बर्लिन की वॉल गिरती है और उसके बाद रशिया, यूक्रेन, बेलारूस खुद को आज़ाद घोषित करते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक अपॉइंटेड देमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 ईयर्स एंड देन एक्सटेंडेड देयर टर्म फॉर अनदर 10 ईयर्स? कौन है भाई जो कौन से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का प्रेसिडेंट है, खुद को 10 साल के लिए पावर में लाता है, फिर दोबारा एक्सटेंड कर देता है अगले 10 साल के लिए? कहाँ का है वो नेता? वो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का। यहाँ के प्रेसिडेंट्स हैं जो कि अपने आप की पावर बढ़ाई जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, मतलब थर्ड आप कह सकते हो कि एक वही पीवाईक्यू का थर्ड है, वैसे तो हम बहुत क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। डिसआर्ममेंट रिक्वायर ऑल स्टेट्स। डिसआर्ममेंट क्या कहता है? कुछ सर्टेन टाइप ऑफ वेपन्स को छोड़ना है, या फिर भाई वेपन्स का डेवलपमेंट और एक्विजिशन को रेगुलेट करना है, इंफॉर्मेशन देनी है आर्म्स और राइवल्स की, या फिर कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। देखो भाई, डिसआर्ममेंट ये कह रहा है कि आप अपने कुछ ऐसे जो वेपन्स है उसको छोड़ दो। डिस यानी कि छोड़ देना, आर्ममेंट यानी कि आर्म्स को ही छोड़ दो। पीपल हु फ्ली फ्रॉम वॉर, नेचुरल डिजास्टर और पॉलिटिकल परसिक्यूशन, ऐसे लोग जो वॉर की वजह से, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर मान लो कि वहाँ से अपना घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको रिफ्यूजीज कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का दिया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है वो 2001 में आपका आता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जो इंडिया का 2003 में आता है। फिर इसके बाद अर्थ समिट जो है वो 1992 में होती है। और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स, ये काउंसिल 1975 में एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। असर्शन में लिखा है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैव ड्विंडल्ड इन साइज, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी टू द पुअर इन मच ऑफ द वर्ल्ड। कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं जो हम सभी के हैं वो कहीं ना कहीं साइज में, क्वालिटी में, अवेलेबिलिटी में थोड़े गरीब लोगों के लिए कम हो रहे हैं। रीजन अ कॉम्बिनेशन फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। क्या ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही क्या हो रहा है, हमारे कॉमन्स जो हैं, ग्लोबल कॉमन्स, वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे जो ग्लोबल जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए सही है, असर्शन रीजन सही है और उसकी सही एक्सप्लेनेशन वो करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वॉज द मेन अपोजिशन पार्टी इन द फर्स्ट लोकसभा? सो ये तो आपको याद आ ही गया होगा, EMS नंबूदरीपाद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, केरला में भी इन्होंने सरकार बनाई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर इन विच ईयर डिड इंडिया स्टार्ट यूजिंग द EVM मशीन्स? ठीक है, पूरे देश में EVM मशीन कब से शुरू हुई? 2001, 2002, 2003 या 2004? तो ये आपकी 2004 से EVM मशीन यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी। और EVM से मतलब आप बटन दबा के वोट डालते हो। इन विच ईयर डिड इंडिया एंड चाइना साइन द पंचशील एग्रीमेंट? तो भाई पंचशील एग्रीमेंट जो है वो कब साइन हुआ था इनका? 1954 में साइन हुआ था इंडिया के और चाइना के बीच में। अब यहाँ पे हमारे सामने एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कहता है कि इंस्टेड ऑफ वन ट्राइबल स्टेट सेवरल स्टेट्स गॉट कार्व्ड आउट ऑफ असम। एक नहीं, बहुत सारे स्टेट्स निकाले गए हैं असम से। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम असम। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें सही लिखी हुई हैं भाई। लीडर्स इनके बहुत तेज तरार थे और यहाँ पे एक असम में से बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बेसिस पे जो है स्टेट्स बनाए गए हैं। वेयर वॉज द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1955? 1955 की जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस है वो बांडुंग में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टू विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द दिमसा कम्युनिटी? दिमसा मिजोरम, त्रिपुर या असम या मणिपुर? तो असम की एक कम्युनिटी है दिमसा कम्युनिटी। द आशियान वे इज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। आशियान वे क्या है? एक तरीका है इंटरेक्ट करने का। कैसा? कोऑपरेटिव तरीका है, मिलजुल कर काम करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान? ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो इसके अंदर आप बता सकते हो म्यांमार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया? तो भाई चाइना इसमें नहीं आता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पाकिस्तान के कुछ रूलर्स दिए हुए हैं, क्रोनोलॉजिकली आपको उसको लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर जनरल जिया उल हक,
उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और उसके बाद जनरल मुशर्रफ। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, ये इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल वे में मैंने आपको बताया है इनके पीरियड के अकॉर्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी? कौन सा वो एक खतरा है जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा नहीं है? टेररिज्म, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन्स, यूज ऑफ ड्रोन्स या फिर वॉर? तो भाई देखो, वॉर जो है ना वो कोई नया सोर्स ऑफ थ्रेट नहीं है। वॉर बहुत पहले से होती आ रही है और ये ट्रेडिशनल वाले में भी आपका हो सकता है। फिर एक असर्शन है, एक रीजन है। असर्शन में कहा जा रहा है कि अलायंस क्या है, कोलिशन होता है स्टेट्स का दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। क्या मिलिट्री अटैक के लिए अलायंस बनता है? फिर इसके बाद रीजन लिखा है कंट्रीज फ्रॉम, जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, वो अलायंसेस बनाते हैं कि अपनी पावर बढ़ा सकें, ठीक है, दूसरे से ज़्यादा। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अलायंस का मतलब यही है गठबंधन किसी से बनाना। देर वॉज कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द 1950s। क्यों ऐसा हो रहा था? 1950s में हमारे यूएसए से इलेक्शंस जो है, यूएसए से जो है हमारे रिलेशंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे क्यों नहीं थे? क्योंकि भाई इंडिया जो है वो क्या था, नॉन अलाइन मूवमेंट का एक फाउंडिंग मेंबर था और इसी वजह से इंडिया यूएसए के साथ नहीं आ रहा था और ये एक कारण है कि इनके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं थे उस टाइम पे उतने ज़्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉरेन पॉलिसी? देखो, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, तो इसमें एक चीज़ है कि इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाना, ये इनका ऑब्जेक्टिव इन्होंने नहीं लिखा था। बाकी सारी चीज़ें लिखी थी, डेवलपमेंट करना है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी सोवर्निटी की रिस्पेक्ट करनी है, उसको बचाए रखना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आपको एक गलत स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी दी हुई है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी हुई। ही वर्कड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस पार्टी टिल 1966। नो भाई, जनरल सेक्रेटरी तो वो थे ही नहीं, ठीक है। पीएम जरूर बने थे, जय जवान जय किसान का नारा जरूर दिया था, ठीक है, रिजाइन जरूर किया था रेलवे से, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम डिड इंडिया फेस बिफोर द फोर्थ जनरल इलेक्शन? फोर्थ जनरल इलेक्शन से पहले कौन सी वो प्रॉब्लम है जो कि इंडिया ने फेस करी थी? तो मॉनसून खराब रहना, खाने की दिक्कत, हैवी रेनफॉल, फॉरेन एक्सचेंज का कम हो जाना। तो इसमें सही आंसर होगा आपका जो है 1 to 4, ठीक है। एक तो आपका मॉनसून फेल हो गया था, दूसरा खाने की प्रॉब्लम थी और फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा था। अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा आपका वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा। मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें लिस्ट 1 है, क्या कहती है? क्लियर मेजोरिटी इन द 17th लोकसभा। ये कौन था भाई? देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है एनडीए, ठीक है, क्लियर मेजोरिटी मिलती है इनको। फिर उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन, ये नेशनल फ्रंट की सरकार करती है। प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा यूपीए सॉरी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के थे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यूपीए के थे। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन ए ही रहेगा। साउथ एशिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो चाइना, ये बहुत बारी क्वेश्चन आया, आप इसको जरूर याद रखना, ठीक है, चाइना साउथ एशिया में नहीं आता है। फिर इन द यूरोपियन यूनियन फ्लैग द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार्स। गोल्ड स्टार्स क्या दिखाते हैं? यूरोपियन यूनियन के जो झंडे पे दिखाते हैं सॉलिडेरिटी और हारमोनी, हम में भाईचारा है, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फाउंडर कंट्री ऑफ आसियान? सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया या वियतनाम? तो वियतनाम इसका सही आंसर हो जाएगा, ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू चाइनीज इकोनॉमी। देखो भाई, चाइना के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपको एक गलत बात इसमें ढूंढनी है। एम्प्लॉयमेंट वॉज एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन्स, बेटर हेल्थ वॉज नॉट इंश्योर्ड, चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, या मैनी सोशल वर्कर स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस। सही आंसर है अच्छी हेल्थ लोगों को नहीं मिली थी, ठीक है, जो सोवियत मॉडल में अच्छा इलाज लोगों को मिलता था वो यहाँ पे नहीं मिला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन? सो इसका सही आंसर है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये तो अपने आप में एक कोर्ट है, ये कोई एजेंसी थोड़ी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी द ग्रेटेस्ट डेंजर, ट्रेडिशनल की बात हो रही है, सो ऐसे में हमें सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? मिलिट्री थ्रेट का, अपने बॉर्डर के बाहर से हमें नजर रखनी पड़ती है। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर
कह सकते हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आप इसको कह सकते हो। फिर है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1953। 1953 में जो है ये इसको अपॉइंट किया गया था। क्यों? ताकि स्टेट्स की बाउंड्री को ये दोबारा बना सके। ये एक बार रिकमेंड करेगा, फिर वैसे स्टेट्स हम बना सकते थे। वेयर वॉज द फर्स्ट समिट और नॉन अलाइन मूवमेंट हेल्ड इन सितंबर 1961? तो पहली आप कह सकते हो जो समिट है वो बेलग्रेड में हुई थी, यूगोस्लाविया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड चाइना टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ तिब्बत? तिब्बत पे कंट्रोल कब किया चाइना ने? 1950 में किया था। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये इवेंट्स को लगाना है जो दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है भाई 3241। 3 कहता है कि मंडल कमीशन अपने रिकमेंडेशंस देता है। फिर बहुजन समाज पार्टी भाई जो है यूपी में अपना एक ब्रेक थ्रू देती है जीत कर। फिर उसके बाद एचडी देवेगौड़ा पीएम बनते हैं इंडिया के। और फिर उसके बाद लोकसभा के इलेक्शंस आते हैं, आफ्टर विच द यूपीए केम टू पावर एट द सेंटर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। A major change in Indian politics after 2014 is a shift from caste and religion based politics to development and governance oriented। क्या 2014 के बाद से ऐसा हुआ है कास्ट और धर्म को छोड़कर थोड़ा डेवलपमेंट के ऊपर पॉलिटिक्स हो गई हो? और एनडीए थर्ड गवर्नमेंट स्टार्टेड सेवरल सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स फॉर द मासेस। सो दोनों बिल्कुल सही चीजें लिखी हुई हैं, बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मिखाइल गोर्बाचेव कौन था भाई? जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का, यूएसएसआर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट? अगर इंटरनेशनल लेवल पे झगड़े होते हैं तो उसको बचाने का काम कौन करता है? यूएनएससी, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। 5 देश आते हैं इसमें बड़े बड़े, जिनके पास जो है वीटो पावर वगैरह भी है। तो ये आप कह सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी? कौन सा एक ऐसा खतरा नहीं है? वो है रेट का बढ़ना, राइजिंग प्राइसेस। एनवायरमेंट के बारे में जो है कौन सी स्टेटमेंट है जो सही लिखी हुई है? सो इसका आंसर होगा 124। 1 कहता है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है वो हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स के पार्ट है। सही है भाई। फिर उसके बाद है कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992। ये भी सही लिखा है। फिर है द यूएन हैज असाइंड द एनवायरमेंटल, ये गलत है भाई। फिर उसके बाद है द अर्थ समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएन। सही है भाई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज, मेन रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन? सो ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसा, दुनिया जुड़ी कैसे भाई? टेक्नोलॉजी की वजह से जुड़ी है ना। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। फिर है फ्रॉम, अब आपको यहां से कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको बताना है सेट ऑफ स्टेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट के ही हैं सिर्फ। तो मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, यही इसमें से वो नाम है जो केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट के हैं। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस। अब आपको कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे बनाना है। जैसे 5 ईयर प्लान्स वर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पॉलिसी ऑफ प्लान डेवलपमेंट। प्लानिंग के साथ उन्होंने वो प्लान बनाया था। हु गेव अ कॉल फॉर अ नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक इन 1974? किसने कहा था भाई हड़ताल करो? जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था। ये नाम को याद रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको लगाना है, तो इसका सही ऑर्डर बनता है 4 1 2 3। 4 कहता है जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। 1 कहता है कि पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी वहां पे भेजे। फिर शेख अब्दुल्ला पीएम बनते हैं जम्मू कश्मीर के। और फिर पंजाब अकॉर्ड साइन होता है लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। Who among the following was the first prime minister to start economic reforms? पहली बारी इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उसका नाम था यहाँ पे राजीव गांधी। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम। राजीव गांधी सही आंसर है। असर्शन रीजन, इन May 1977 द जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय जस्टिस जेसी शाह। तो इसमें भाई सही है। और द कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द रीजंस फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है डैश वॉज अ मेजर आउटकम ऑफ द कोल्ड वॉर्स एंड। कोल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है तो क्या होता है? यूएस सोल सुपर पावर बन के उभरता है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। Security today includes not just military threat but also economic and environmental concerns. Globalization has interconnected states beyond military alliances. तो बिल्कुल सही चीज़ है,
दोनों चीजें सही लिखी है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का इसमें से कौन सा एक पार्ट था, तो वह कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी कब से आया है भाई ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन सिक्योरिटी का, 1990 से आया। हु वॉज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, भाई फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, जब ताशकंद एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो उस टाइम पे थे सरदार स्वर्ण सिंह। नॉन अलाइन मूवमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, भाई कोल्ड वॉर के जो ब्लॉक्स बन रहे हैं उसको अवॉइड करना, अलग रहना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, किसने कहा था, भाई जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था अपने इलेक्शंस के टाइम पे। अब आपको पार्टीज के साथ लीडर को मिलाना है। जेपी नारायण जो थे आपके जनता पार्टी, उसके बाद ईएमएस नंबूदरीपाद कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, उसके बाद है सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी, इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ बांग्लादेश, फर्स्ट पीएम शेख मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेशियों के, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन, कौन सा स्टेट कब बना क्रोनोलॉजिकली आपको बताना है। तो सही आंसर है सबसे पहले नागालैंड बनता है, फिर हरियाणा बनता है, फिर असम, फिर उत्तराखंड। तो ये ही आप ऑर्डर फॉलो करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ इवेंट्स को लगाना है। सो इसके अंदर सबसे पहले तो 2 आएगा कि भाई सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनता है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, फिर यूएनओ बनता है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। द रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ यूएनओ इज कॉल्ड बाय विच डेजिग्नेशन, तो यूएनओ का रिप्रेजेंटेटिव हेड को क्या कहते हैं हम, जनरल सेक्रेटरी कहते हैं। फिर उसके बाद है आगे प्रोपोनेंट्स ऑफ द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस इज ऑन, ठीक है, नैरो किसके ऊपर फोकस कर रहा है, द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज, लोगों को बचाना है, इंडिविजुअल्स को बचाना है इंटरनल वायलेंस से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कुछ असर्शन रीजंस दिए गए हैं आपके सामने। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ज्यादातर हथियारों की लड़ाई हो रही है, नाउ टेक प्लेस इन सब सहारन अफ्रीका, इट इज द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो दोनों चीजें सही लिखी हुई हैं, बिल्कुल करेक्ट है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज टू स्ट्रेंथनिंग, क्या स्ट्रेंथनिंग करनी है हमें अपने सिक्योरिटी का, पहला कंपोनेंट क्या है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को सही करना। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि अमेरिका वॉज अटैक्ड बाय टेररिस्ट ऑन 11 सितंबर 2001, और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा का अटैक था, तो भाई दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, ठीक है। इसमें आप इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी थे। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर जो दलाई लामा थे वो कौन, मतलब यहाँ पे वो कौन सा लीडर की बात हो रही है जो इंडिया में गया, दलाई लामा। प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के ताशकंद एग्रीमेंट में गए थे, लाल बहादुर शास्त्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अपना। उसके बाद है विच 2 लीडर्स साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी, देखो 1960 में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी किसने साइन करी थी, ये की थी जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1989 नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई थी, इंडिया के पीएम कौन थे, भाई वीपी सिंह थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह। तो मनमोहन सिंह ने क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कहा था, ये देखो भाई, जय जवान जय किसान का नारा जो था वो लाल बहादुर शास्त्री का था, अटल बिहारी जी का नहीं था, इनकरेक्ट पेयर होगा ऑप्शन सी। असर्शन रीजन दिए गए हैं। 1989 में बीजेपी और जो लेफ्ट पार्टीज थी उन्होंने सपोर्ट दी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को, और वो चाहते थे कांग्रेस जो है पावर से बाहर रहे, तो बिल्कुल सही है, बीजेपी ने ऐसा ही किया था। द राइज ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टीज फर्स्ट फाउंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इन द 1977 डैश गवर्नमेंट, सबसे पहले जितनी भी इमरजेंसी के बाद नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो मिलके अपना पॉलिटिकली आवाज उठाती है, इंदिरा पे दबाव बनाती हैं, उसको कौन सी सरकार का नाम दिया गया, जनता पार्टी गवर्नमेंट, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो ये कुछ वो एमसीक्यूज हैं, कुछ क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको करवा दिए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत हाई चांसेस है यहाँ से आपके पेपर में आ सकते हैं एज इट इज। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।